डॉक्टर सना, आज फिर हम हाजिर हुए हैं हेल्थ आर्ट के साथ। और जी आप जो हमारे साथ आज मेहमान खुसूसी जो हमारे हैं इस प्रोग्राम के, वो है मशहूर और मारूफ हकीम अताउर रहमान हाशमी साहब, जो कि पैगाम शिफा दवाखाना के बानी और करता धरता है। जी हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से डॉक्टर साहब? जी हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछूंगी, जो मैं बहुत ज़माने से इस चीज़ के बारे में सोचती रही हूँ कि ये जो आप लोग हाथ पकड़ के, नस पकड़ के जो है वो मरीज़ की पूरी तशखीस कर देते हैं, जो कि हम जो है बैठ के लैब टेस्ट पे रिलाई कर रहे होते हैं कि लैब में जाएगा सैंपल, वहाँ पे पता चलेगा कि बीमारी क्या है, और आप तो बस हाथ पकड़ते हैं बता देते हैं कि बीमारी क्या है। तो ये इस क्या सिलसिला है? मुझे आज तक इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आया, और फिर उसमें दवाइयाँ भी बता देते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे काफ़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर जो जहाँ बात हम आपको कुछ बताना चाहेंगे और ऑडियंस के सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे मेन जो इंसान के अंदर जो कुछ 4 किस्म के मिजाज रखे हैं, वो हम उसके ऊपर तशखीस करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मर्ज़ को डायग्नोस करते हैं, और नफ्स देखी जाती है, सफरा सौदा ये क्या कहती हैं, और उसके अंदर मरीज़ के सिम्टम्स और तरीक़ेकार बताते हैं कि वो मरीज़ को कितने टाइम से ये बीमारी है। और नफ्स का रहा सवाल, नफ्स एक टूल है। नफ्स जब देखते हैं तो उसमें एक आइडिया होता है कि आपकी ब्लड की, असाब की और सफ़रे की, सौदे की ये क्या कह रही हैं, उसके मुताबिक हम लोग डायग्नोस करते हैं। और ये कुछ अल्लाह ताला की दी हुई करम नवाजी होती है, जो हम बताते हैं वही तकरीबन 99% जो है रिपोर्ट में भी आता है। देखिए हमारे हिसाब से जो नस का काम जो है, सिर्फ आप जब उस पर हाथ रखते हैं तो वो धड़क रही होती है, बिल्कुल, तो उसकी धड़कन से अंदाजा लगाते हैं या खून की रवानगी से अंदाजा लगाते हैं? इस तरीके से मैं आपको बड़ी अच्छी एक मिसाल देता हूँ। जब लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की धड़कन को कैसे महसूस करती है? बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब नफ्स पर हाथ रखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी नफ्स, पहली, दूसरी और तीसरी नफ्स क्या बता रही है, क्या कहना चाह रही है। नफ्स वो खजाना है, नफ्स वो इल्म है जो कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ बता देती है। जी बिल्कुल। और मैंने अक्सर देखा है कि आप जो है ना जाके आप जैसे हकीम साहब के पास जाएं, और वहां से जाके आप जब वो आपके हाथ रख के आपको बताएंगे कि आपको ये सब बीमारियां हैं, और उसके बाद अगर आप रीटेस्ट करा लें लैब से जाके, तो इत्तेफाक की बात यह है कि वही सब कुछ टेस्ट में होता है। ये सबसे अजीब व गरीब बात है जो मुझे आज तक जो है ना मैं इस चीज को समझ नहीं पाई हूँ, और चाहती हूँ सीखूं। डॉक्टर साहब, आपको देखें, आप लोगों का जो सारा काम है वो सारा लेबोरेटरी में, टेस्ट में, लेकिन हमें अल्लाह ने ये असल में एक और भी बात है कि रूहानियत से ताल्लुक है इसका। हिकमत का सारा दारोमदार अल्लाह ताला वादे तो आपका जो दारोमदार है वो अपनी नियतों पे। एक चीज़ ये देखी जाएगी, दूसरी चीज़ ये देखी जाएगी कि आपको अल्लाह ताला ने अगर रूहानियत दी है, रूहानियत आपके तकवे से आती है, और आपके अंदर अगर तकवा होता है, परहेजगारी होती है, नमाज की चीज़ों की इनकी पाबंदी होती है, कितने भी पेशेंट बैठे हुए हों, कितने भी लोग बैठे हुए हों, अगर आपका टाइम नमाज का हो गया है, आप अपनी रूहानियत की वजह से आप चले गए, आप वज़ू में हैं और मरीज़ को चेक कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि बंदा नफ्स देखता है, आंखें बंद करता है, अल्लाह ताला की गैब से मदद करते हैं, और माशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे मैदे के मसाइल के बारे में, क्योंकि आपको पता है आजकल जिस तरह का खाना पीना है, हम बाहर जा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, और मुझे लगता है कराची में जो सारी इंजॉयमेंट है अगर देखा जाए तो वो सिर्फ खाना है, खाने के अलावा कोई और एंटरटेनमेंट हमारे पास है नहीं। और खाने की वजह से जो हमारे मैदे खराब होते हैं, ठीक है, उसका क्या इलाज होता है और किस किस तरीके से होता है? बहुत अच्छी बात आपने बताई, सामने रखी, लेकिन मैं ऑडियंस के सामने देखिए, खाना तो हर बंदा ही खाएगा, बेचारे पूरे दिन के लोग भूखे होते हैं, फिर आके रात में वो खाना खाते हैं, लेकिन लोगों ने उसको 3 टाइम को मुकर्रर जो है वो करके एक टाइम पे लेके आ गए। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। खाना बिल्कुल खाएं, सुबह भी खाएं, दोपहर भी खाएं, शाम को 4 बजे भी खाएं, और 6 बजे तक भी खाएं, लेकिन 6 बजे के बाद वाला जो खाना है वो आपको खाने के बाद नुकसान देना शुरू कर देता है। आप खाने को, अब जो डाइट प्लान है वो आपको, अगर स्टमक को आप बात करते हैं जिसमें एच पाइलोरी आता है, जी बिल्कुल, गैस्ट्रिक आती है, अल्सर, IBS और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज के मसाइल होते हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं, एक मर्ज की एक वजह नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत सारे मर्ज होते हैं, उसके बाद वजूहात बनती है, और वो सारे बनके एक मरकज बनके, और वो बड़ी बीमारी बनके फिर हमारे सामने आता है। हकीम साहब, सबसे पहले मैं आपने IBS की बात की, मैं IBS से ही शुरू करूंगी कि आप मुझे बताएं IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इतना कॉमन है इस वक्त। कुछ लोगों को इसमें अलामत होती है कि मोशन सिकनेस हो रही होती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, तो हमारे जो नाजरीन है वो जरूर इस बारे में जानना चाहेंगे कि इसका आप इलाज किस तरह करते हैं। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, और मैं आपको नुक्ता नज़र रखूँगा इस बात पे कि लोग बेचारे, अगर उनको IBS है, वो मैदे की हाजमे की दवाइयाँ खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
अगर उनको आईबीएस है तो वो कॉन्स्टिपेशन की दवा खा रहे हैं, अगर उनको मोशन हो जाते हैं तो फिर वो मोशन को रोकने की दवा खा रहे हैं। लेकिन मर्स की बुनियादी वजह, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उस तक पहुंच नहीं पाते, उस तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकमत को बड़े वसी तरीके से नवाजा है। और हिकमत वो है जो हम समझते हैं कुछ और है, लेकिन हिकमत के लफ्जी मायने दानेदारी, समझदारी और बारीकी है कि आपके मर्ज के अंदर इतनी तशकील व तजवीज़ देखना। हर मरीज की तो दवा हो सकती है, हर मर्ज की दवा नहीं है। हर मरीज को आप एक ही दवा इस्तेमाल करवाएं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब देखिए ना, आजकल आप देखें, आप फार्मेसीज पे जाएं तो हकीमी दवाइयां भी जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से जो है रखी हुई हैं। और अब आप बताएं कि अब मरीज खुद ही जाके काउंटर पे खड़े होकर खुद ही अपने लिए जड़ी बूटियां ले रहे हैं, तो क्या ये सही है? सबसे पहली बात तो आप ये देखिएगा कि आजकल ऑडियंस, बहुत लोग बेचारे मासूम हैं जी। पेट में दर्द हो गया, छोड़ो डॉक्टर पे नहीं जाते हैं, छोड़ो हकीम पे नहीं जाते हैं, मेडिकल वालों को बता के, कोई दवाई ले लेते हैं, कोई नेट के ऊपर, कोई यूट्यूब के ऊपर कोई नुस्खा देख लिया। हाँ। लेकिन मैंने क्या कहा, हर मरीज की दवा एक अलग है, मिजाज के मुताबिक होगी। आईबीएस का मसला है तो आईबीएस की दवा एक अलग है, जिसको हम कहते हैं हमारी उर्दू जुबान के अंदर हिकमत जबान डायरिया जी। कभी कब्ज, कभी मोशन, कभी लूज हो जाना, कभी 2 दिन गैस्ट्रिक इतनी ज्यादा रहना, बेचैनी, और किसी वजह से आपको तमाम सिम्टम्स महसूस होने की वजह से एंड में बंदा आईबीएस से निकलता है, इन्फेक्शन में चले जाता है, इन्फेक्शन से निकलता है, डायरिया में चले जाता है, डायरिया से निकलता है, वो एच पाइलोरी में चले जाता है, एच पाइलोरी से निकलता है, फिर वो कॉन्स्टिपेशन में चले जाता है। वो इसी राउंड अबाउट के अंदर घूम रहा है। मसला सिर्फ मैदे का था, लेकिन दवाइयाँ खा के इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब वो चाहता भी है कि मैं सेहतियाब हो जाऊँ, नहीं हो पा रहा होता। डॉक्टर साहब, आपने जो आईबीएस की बात करी, तो आईबीएस का जो अगला वो होता है वो एच पाइलोरी है। बिल्कुल सही। और एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में आ जाता है, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो एक एंडोस्कोपी करा रहे हैं, उसमें से वो देख रहे हैं कि भाई कौन सा बैक्टीरिया कितना है, फिर एंटीबायोटिक। तो आप बताएं, एंटीबायोटिक तो वैसे ही हमारे मैदे को भी कमजोर करती है और हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर रही होती है। तो हिकमत में ऐसी कौन सी दवाई है जिसको हम एच पाइलोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने इंसान को मेंटली तौर पर बड़ा मेंटली हेल्थ से बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अपने मेंटली हेल्थ को उस जगह इस्तेमाल करें, उस जगह यूज करें जहां आपको लगे कि ये पॉजिटिव है। आप जाते हैं, आपको एच पाइलोरी होता है जो बैक्टीरिया है जिसमें जरासीम को घूमता रहता है, और वो कीड़ा जो है मैदे के ऊपर वर्क करता रहता है। आप जो कुछ भी खाएं वो आपकी सेहत को बनने नहीं देता। बिल्कुल। अब उससे बात करेंगे, उसको संग्रहणी भी कहते हैं, हाथों के अंदर खुश्की और एसिड बनना, तेजाबियत ज्यादा पैने लगती है। कुछ ना खाएं उसके बाद भी पेट फूल जाता है। गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा रहती है, दायमी गैस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर घूमती है, और फिर उसके किस्म की डिगारें आती हैं। खाने का टाइम होता है, खाने का वक्त हो जाता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तबीयत कह रही है कि मुझे नीड है, मुझे जरूरत है, मुझे खाना है, लेकिन तबीयत, दिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। ये उसकी अलामतें हैं। इसके ऊपर आपको कोशिश करें कि अगर एंटीबायोटिक, मिसाल के तौर पर आपको मैदे का मसला है तो एंटीबायोटिक पूरी बॉडी पे वर्क करती है। बिल्कुल। मैदा अगर ठीक होता है तो आपके गुर्दों पे लोड आएगा। बिल्कुल। गुर्दे ठीक होते हैं तो मसाने पे लोड आएगा। कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कि लोग दवाई खाते हैं, जब यूरिन करते हैं तो दवाइयों की स्मेल आ रही होती है। बिल्कुल कॉमन है ये, तो बहुत येलो हो जाता है पेशाब, इतना येलो आ रहा होता है कि आप देखें, बोले मैंने कौन सी मेडिसिन, 1000 और 500 mg के कैप्सूल कोई अहमियत नहीं रखते इनके अंदर में। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे भी ये एच पाइलोरी का मसला था। मैंने एंटीबायोटिक कवरेज लिया, सही है, कोई 15 दिन 11 दिन, उसके बाद भी मैंने जब 3 महीने बाद अपना रीटेस्ट कराया, मुझे फिर भी एच पाइलोरी पॉजिटिव था। तो ये एच पाइलोरी जो एक जरासीम है ना, ये दवाइयों से भी नहीं मरता, मुझे ऐसा लगता है। ये वो बैक्टीरिया है, ये वो कीड़ा है, जब आप उसमें वर्क करते हैं तो ये आगे पीछे होता है, ये आपकी दवाइयों की कवरिंग में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अब इसके लिए कि ऐसी मुफर्रदात, नुस्ख़ाजात, जैसे हमारी हिकमत की ज़बान के अंदर एक बहुत अच्छी बूटी है जिसे नेपाली कहते हैं चिरायता। अच्छा। कड़वी, बहुत ज्यादा कड़वी होगी, लोग बोलते हैं कि साहब ये खाएं, इसकी जगह जहर खा लें, इतनी कड़वी है। अच्छा। आधा चम्मच सुबह नहार में और आधा चम्मच रात खाना खाने से पहले खा लें। 7 दिन का टाइम देता हूँ आपको मैं। 7 दिन के अंदर एच पाइलोरी, बैक्टीरिया, अल्सर, आईबीएस, इन तमाम चीजों पर वर्क करेगा। और ये वो अद्वियात, वो जड़ी बूटी है, इसका आप किताबों में वर्क करें, देखें, इसको पढ़ें और इसके ऊपर नेट पर रिसर्च करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहे तो बहुत फायदा होगा, कोई बीमारी नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सबसे पहले मैं आपके दवाखाने आने वाली हूँ,
अपना इलाज कराने, और फिर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी मसाइल से गुजर रहे हैं। अच्छा, हम मरीज को दवा देते हुए एक बात बड़ी कहते हैं कि मरीज कहता है कि हकीम साहब मुझे आप दवाई देंगे तो मैं आपके पास बहुत सारे पेशेंट लेके आऊंगा। देखिए, आपको शिफा होगी, एक बात है, जब इंसान को शिफा होती है उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाता है कि वो उसको पता होता है कि भाई ये एक सही जगह है, सही जगह से मुझे जब एक चीज मुझे फायदा हो सकता है, दूसरों को क्यों ना हो फायदा। बिल्कुल, अब मैं उस पर बात आके करूंगा आपसे। मैंने कहा कि मरीज जब दवाई लेता है तो बेचारा परेशान होकर आता है, हकीम साहब हम आपके पास आना चाह रहे थे, किसी ने हमें मिसगाइड किया, हम कहीं और चले गए, स्कैम्स हो गया, हम फ्रॉड में आ गए, जाके परेशान भी हुए, लाइन में भी लगे, लेकिन आप वहाँ पे नहीं थे, किसी ने कहा कि भाई है, किसी ने कहा दोस्त है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। मैंने कहा कि आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको किसने भेजा? बोला मुझे अल्लाह ने भेजा। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, कहाँ देखा था? बोला मैंने आपको टीवी पे देखा है, फेसबुक पे देखा है, प्रोग्राम में देखा है। मैंने आपको किसने भेजा है? आसान लफ्जों में दोबारा थ्रू टू पॉइंट बात करते हैं, तो मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। ठीक है, ऐसा ही है। अब जब आपको अल्लाह ने भेजा है तो आपके साथ लाने वालों की जरूरत नहीं है। जब आपको शिफा मिलेगी, मुझे आपको नहीं बुलाना, आपके रिलेटिव, आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जब आपको शिफा होगी ऑटोमेटिक वो सब ऐसे ऐसे लोग हैं, एक घर के मरीज वो 55 पेशेंट लेके आए। ऐसा होता है, वाकई में ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी बात है आपकी नियतों में, आपकी दवा के ऊपर। मैंने आपको क्या छोटी सी मिसाल दी, गुलाब के फूल 100 रुपए के, 150 रुपए के 1 किलो है, लेकिन उसको साफ करने के लिए 3 से 4 बंदे चाहिए। अच्छा, मेहनत बहुत है, हिकमत कुछ और चीज है। लोगों ने आजकल दवाइयां निकाल के उनको वेपर उतार के वो मेडिसिन को एक हिकमत को एक कारोबार बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, कारोबार। जो हकीम नुकमान साहब की, हकीम साहब की जो पुरानी तिबी हकीम कदीम दौर के अंदर जो तबीब गुजरे, उनकी हिकमत का कुछ और लाजवाब थे। वो तो एक पत्ता तोड़ के देते, अल्लाह ताला उनमें शिफा देते। क्यों? क्योंकि उनकी नियति ये थी कि मरीज सेहतियाब हो किसी तरीके से। बिल्कुल। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, अल्सर जैसे अब एच पायलोरी भी आपने बात कर ली, हमने आईबीएस के बारे में, अब जो एक मुश्किल पेश आती है मरीज को, वो अल्सर, और उसके बाद अल्सर के बाद पाइल्स का मसला जो है वो होने के खतरा होता है। और आपका मैंने जब रिसर्च करी थी तो मुझे पता चला कि आप कहते हैं कि पाइल्स का इलाज पहली दवा से ही हम करते हैं, तो ये किस तरह पॉसिबल है? ये मैंने पाइल्स क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। पाइल्स एक बैक्टीरिया है जो हमारे अल्सर तेजाबियत पैदा करता है, और इंशाल्लाह पहली खुराक देंगे, पाइल्स हो, फेस्टुला हो, इन्फेक्शन हो, खूनी बवासीर हो, किसी भी किस्म के पाइल के अंदर या फेस्टुला हो, इसमें फ़ायदा मिलता है आपको पहली खुराक से इंशाल्लाह। उसकी वजूहत क्या है? इतने तजुर्बे से, इतने यकीन से क्यों कहा है, इस पर वजाहत करते हैं क्या वजूहत है। इसकी वजूहत ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये देखी जाती है, जिसको भी पाइल्स होगी, एसिड बनेगा, तेजाबियत बनेगी, उसको कुछ दिन पहले से ही ना तेजाबियत बहुत बढ़ने लगेगी। बिल्कुल, एसिड जमा होने लगेगा, फॉस्फेट और मादे अंदर जमा होने लगेंगे, जिगर फैट बढ़ाने लग जाएगा, और उसी वजह से गैस बनने लगेगा। कुछ भी खाए जलन, कुछ भी खाए एसिड, चाहे वो दूध पानी पी ले, चाहे वो इस्बगोल पी ले। आजकल लोगों ने इस्बगोल को इतना आम समझ लिया है। हाँ बिल्कुल, कुछ हुआ इस्बगोल ले लो, डायरिया हो रहा है इस्बगोल ले लो, मोशन हो रहे हैं इस्बगोल ले लो, अच्छा कॉन्स्टिपेशन में भी इस्बगोल ले लो। मेरे तो समझ में, मैं तो बड़ा हैरान हूं, आप उसी इस्बगोल को मोशन में ले रहे हैं और उसी को कॉन्स्टिपेशन में ले रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन में ले रहे हैं। तो मेरे तो ये मतलब ये है कि ये ऑडियंस को बेचारों को पैगाम मिला नहीं है, लोगों ने समझाने वाले नहीं। जिससे बात करो वो क्लिनिक आ जाए, आपको फिर समझाएंगे जी। पैगाम यहाँ होना चाहिए, ऐसा पैगाम होना चाहिए जो घर बैठे अपने अच्छे मुस्तनद तबीबों के मुताबिक अपने नुस्खे को, अपनी अद्वियात को इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा मिले, 4 लोगों को फ़ायदा हो। फिर आपको विजिट करना चाहिए कि कहाँ थे वो तबीब जिन्होंने नुस्खेजात बताए थे, फिर आप विजिट भी कर सकते हैं। ये एच पायलोरी की वजूहत, अल्सर की वजूहत, पाइल्स की वजूहत वो ये है कि एसिड बहुत बनता है, तेजाबियत बहुत बनता है। इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करते हैं और इस पर आपको कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह अगर आप समझ जाते हैं तो इन तमाम मसाइलों से आप महफूज रहेंगे। जी बिल्कुल। हकीम साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि अगर हम ये कहें कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, तो अब ये सब चीज़ों का ताल्लुक आपकी डाइट से होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट खराब होने की ही वजह से हैं, सही है? तो हम डाइट में ऐसा क्या करें कि जिससे हमें मसाइल पेश ना आए, ठीक है? या हम किस तरह, अब लोगों की ये होता है कि कुछ लोग तो बाहर का खाना खा रहे हैं, कुछ लोग घर में भी अगर बनाते हैं तो वो हाइजीन का या चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से हमें ख्याल करना चाहिए घर में भी, जो हमारी ख़वातीन है, कि वो किस तरह खाना बनाएं, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, मसाले किस तरीके के इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि सही हैं या ख़राब मसाले, क्योंकि आपको देखें ना हमारे यहाँ तो रंग वाले मसाले भी, लाल मिर्चों में रंग डाल के भी मिल जाता है। अब आप सोचिए वो केमिकल जब बॉडी में जा रहा है तो वो कितना नुकसान कर रहा है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और मैं इस पे मुतफिक हूँ, और आपसे ये लोगों को तक पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि एक बात जहन में रखें,
जो डाइट प्लान को अगर आप बेहतर करते हैं, आपका मैदा अल्लाह ताला ने इतना मजबूत बनाया है कि आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे आते हैं कि हकीम साहब हम लक्कड़ पकड़ सब खाते हैं, वो भी हजम जी, वो भी हजम हो जाता है। क्या वजूहत है कि एक तो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पानी को बहुत आम किया हुआ है, पानी बहुत नहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिल्टर होता रहता है। फिल्टर होता है। आपको मैदे में अगर कोई आप चीज ऐसी खा भी लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने बिरयानी खा ली और आपने बिरयानी खाने के ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, एक तो आपने बिरयानी खाई जी और उसके ऊपर आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो ये आपके एसिड को, तेजाबियत को और शूट करेगा। जितना शूट होता रहेगा वो वक्ती तौर पे आपको स्टूल होने के बाद वक्ती तौर पे तो वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन उसके बैक्टीरिया, उसकी जरासीम, उसकी तासीर अंदर रह गई है, वो रिमूव नहीं हुई है। तो कोशिश करें आप खाने पीने का एहतियात बहुत करें। सबसे पहली चीज़ तो है आपको ये जंक फूड, फास्ट फूड और घर में जो भी आप खाना बनाते हैं उसके अंदर मसालों को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश करें लाल मिर्ची को इस्तेमाल हरगिज ना करें। इसकी वजह क्या है कि इसमें केमिकल्स भी मिल रहे हैं, इसके अंदर जो एसिड भी, हल्दी भी तो केमिकल वाली आ रही है। हल्दी देखिए ये तो ऑडियंस के ऊपर है ना, अगर लोग चाहते हैं, असल में लोगों ने बहुत आसानी देख ली है कि आसान क्या हो रहा है, एक पैकेट लिया मसाले का, खोला, वो डाल दिया, कंप्लीट हो गया। अब चाहे वो कुछ भी है तो हल्दी भी मिल जाती है। पहले के दौर के अंदर हल्दी, अदरक, लहसुन हाथ से कूट के इमामदस्ते में लोग थे, जो आज तक हमारी वालदा करती हैं। उसमें जायका भी अलग होता था, खाने उसमें जायका भी अलग था, वो सिल बट्टा हुआ था, उसके अंदर पीसते थे हाथ से और वही पेस्ट इस्तेमाल करते थे। लाजवाब लज्जत होती थी खाने में। आज सब कुछ डालने के बाद भी वो लज्जत नहीं है, बीमारी मजीद बढ़ रही। क्या वजूहत है कि आप मसाले वाली चीज़ों को और इतनी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करवा रहे हैं जो आपको वक्ती तौर पर तो लगता है कि बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन वो आपको नुकसान, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, जिगर पे चर्बी, एसिड, तेजाबियत ये पैदा करती है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, वो कोशिश करके कि 1 गिलास नीम गर्म दूध लें जी, 3 चम्मच एस्पागोल और 2 चम्मच उसके अंदर आप जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, अच्छा, ये मिक्स करें। उससे उनके एसिड, तेजाबियत, मैदे में गर्मी और आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन फैलता है, इन तमाम चीजों। और ये किस वक्त में पीना चाहिए? ये सुबह नाश्ते के बाद पिए ताकि पूरे दिन में वो हजम हो जाए। अब होता ये है कि लोगों ने रात को ड्यूटी कर ली है, जहन बना लिया कि दूध रात में पीना है। हाँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। पूरे दिन के थके आ रहे हैं, खाना खाया, सारे काम करके जब लेटना होता है, जब उससे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद फौरी लेट जाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चाय पी, लेटने लगे तो बोला दूध दे दो। अब दूध का गिलास पिया और सो गए, तो उससे कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान। फैट, ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग होगी, फैट बढ़ेगा, एसिड पैदा होने लग जाएगा और उससे आपको जो है वो अलग अलग किस्म के गैस्ट्रिक और IBS ये शिकार जो मामला बनते हैं, इसमें आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे आपने अब अपने डाइट की बात करी है, तो वेट लॉस एक बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है, सही है। और आजकल आप जब भी कोई चीज़ जैसे आप नेट पे जाके सर्च कर रहे हो तो 100 किस्म के कावे आ जाएंगे, इस चीज़ को इस चीज़ से मिला के पी लें तो इससे इतना वजन गिर जाएगा, 7 दिन की दवा ले लें, 4 दिन का ये ले लें, एक 40 दिन का डाइट प्लान ले लें, ठीक है, वो वाला एक हर्बल मेडिसिन है, आप ऑनलाइन उसको बुक कराएं, घर पे मंगाएं, आपको क्लिनिक आने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर किसी की बॉडी टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, हर किसी के वजन होने की नौयत भी अलग होती है, कुछ लोगों का हार्मोनल वेट होता है, कुछ लोगों का स्ट्रेस से वेट हो रहा होता है, कुछ लोगों का खाने से वेट हो रहा होता है। तो हम इन चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करें और किस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करें? जैसे आपने सुना होगा आजकल टीके भी लग रहे हैं वजन गिराने के लिए, जो कि बहुत महंगे हैं, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम क्या करें ऐसा कि हमारा वजन जो है ना वो मेंटेन रहे? देखिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग जो है दावे करते हैं 3 दिन में वजन कम हो जाता है, 4 दिन में कम हो जाता है पहली खुराक से। तो इसमें हिकमत में कोई इसकी बुनियाद नहीं नजर आती। और अगर आप वो कराते भी हैं तो कल रात में कासमाबाद में मेरे पास वाधवा वाले क्लिनिक पे जो हम पीर को बैठते हैं, पीर वाले दिन एक पेशेंट आए जो उन्होंने कहा कि मैंने किसी डॉक्टर से ऑपरेट कराया और उन्होंने मेरा वजन 200-250 किलो था, लेकिन अब वो 150 के अंदर आ गया है। अच्छा। लेकिन उसको जब से वो करवाया, मैदा छोटा किया, तो जब से लेके और आज तक मेरे मैदे के अंदर कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, मेरा व्हील पावर कमजोर हो गया है और उन्होंने कुछ टाँके लगा के इसको ब्लॉक कर दिया है। तो मैंने ये कहा उनको कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और वो कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है, अगर आपने 2-3 दिन का 4 दिन का दावा कर रहे हैं कि वेट कम हो जाए, वेट कम भी हुआ है, लगा भी है मुझे, बेहतरी हो रही है, लेकिन मजीद मेरे जिस्म के अंदर जो सिम्टम्स आए वो क्या है, मेरे बाल जाना शुरू हो गए। हाँ, न्यूट्रिशन भी तो नहीं जाएगा ना आपका, बाल जाना शुरू हो गए, बालों के अंदर जो है ना वो रौनक खत्म हो गई, चेहरा सुकड़ता जा रहा है, जिस्म सारा हल्का हो गया है। अब एक कुदरत के निज़ाम के अंदर अगर दखल अंदाजी आप करते हैं, नेशनल, हर्बल और ऑर्गेनिक तरीके से अगर करते हैं, आयुर्वेदिक ये मानता है चीज को, आयुर्वेदिक असल जो होगी वो किसी भी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये आयुर्वेदिक है।
अगर आप कहते हैं कि यार फिलहाल ये करा के ऑपरेट कराना है 3 दिन में 5 दिन में, उसकी दवाई खाई इसकी, आपको मलीर में बर्बाद। एक क्लिनिक पे पेशेंट आती थी, वो कह रही थी बेचारी, उनका भी वेट ज़्यादा था, कह रही कि किसी दवाखाने पे पंसारी के पास गई, उन्होंने मुझे, वो कहते नीम हकीम खतरा जान। तो हर किसी को इसकी, जिसको नॉलेज नहीं है उसके बाद जाना, शर्तिया बातें करना, शर्तिया बात आप कर ही नहीं कर सकते, वो कुफर में आ जाती है। जी बिल्कुल। आप जिक्र कर सकते हैं और अपनी दवाई पे आप कह सकते हैं कि आप दुआ कर सकते हैं, 1-2 खुराक लें, बेहतरी आ जाती है, तो आप फिर उसको रिकवर। काफी मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको मेडिसिन देके, मैं नाजोबाद पापोश वाले क्लिनिक पे, जो हमारा सैलानी के बराबर में है, हफ्ता इतवार वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर बैठते हैं, तो उनको दवाई खिलाते हैं, उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस में मरीज आते हैं, 1 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह ताला इतनी शिफा देते हैं, वो उठ के बैठ जाते हैं। क्यों ना हमारी जो खवातीन है उनके लिए कुछ सवाल पूछा जाए आपसे। वेट के ऊपर हम बात को मुकम्मल करते हैं। वेट वाला मामला ये था कि जो भी लोग ऐसे ही अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो ना करें, सिर्फ 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आजमा लें, तो वेट इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर आपको। अच्छा, होता ये है कि वेट जो है वो 2 किस्म का होता है, एक फैट का, एक वर्म का। जो फैट में आ जाता है उसमें टाइम लगता है, जो वर्म का होता है वो आपको विदिन डेज, मतलब इंप्रूवमेंट नजर आती है 15 डेज में। बिल्कुल। जो फैट होता है उसमें आपको महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। इसके अंदर आपको 2 चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज तो है मकोदाना। ठीक है, मकोदाना, और एक चीज आपको लेनी है अर्के कासनी। कासनी के भी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मकोदाना के साथ उसको रात को आधे कप पानी के अंदर अच्छी तरीके से पका के रख दें आप, छान के सुबह उसका पानी पी लें, और अर्के कासनी दिन में 3 बार आधा कप वो इस्तेमाल करें। ना इसका साइड इफेक्ट मिलता है, ना इसके ऊपर कोई मिजाज डिपेंड करता है, ना इसको शुगर वाले मरीजों के लिए कोई प्रॉब्लम्स है, ना ही कोई इसके ब्लड प्रेशर पे कोई मसला आएगा। ये फैट को कम करेगा, वजन को कम करेगा, सूजन को कम करेगा। इसको लेडीज, जेंट्स, बच्चे, छोटे बड़े सब के सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुदारा आप एक बात ज़हन में रखें कि शर्तिया वेट कम होना या वेट को तेज़ी से कम करने के चक्कर में, जो मलीर में मेरे पास खातून आ रही थी, उन्होंने क्या किया, वेट कम करने की दवाइयों को इस्तेमाल किया, हुआ ये कि 10 साल से उनको मोशन लगे, वो आज तक मोशन बंद नहीं। ओहो। चलिए अब चलते हैं जी नाजरीन ब्रेक के जाने पर, इसी मौजू को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, तो हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं जी। हकीम अताउर रहमान साहब, जो अब हमने जो हमारा टॉपिक था वो हम वेट लॉस पे बात कर रहे थे, क्यों ना खवातीन के कुछ मसाइल हैं उसके बारे में बात करें। आजकल मैं जहाँ पे भी बैठती हूँ ना, कहीं पार्टी में गए हुए हो, कहीं लेडीज आपस में 4-5 बैठ जाएं, आप इंटरनेट पे जाएं, आप बात कर रहे हो, तो ज्यादातर लेडीज से बात कर रही होती है, अरे वो चिया सीड्स आप क्यों नहीं इस्तेमाल करती, चिया सीड्स लेना शुरू कर दें। कोई कहेगा आप एक काम करें ना, आप सनफ्लावर जो होता है सूरजमुखी के बीज वो खाया करें। कोई कहता है सीड साइकिलिंग करना शुरू कर दें आप। अच्छा, अब हार्मोन्स, कुछ लोग हैं जिनके हार्मोन्स को कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उनके हार्मोन्स भी बिल्कुल ओके हैं, सब चीजें सही जा रही हैं, लेकिन वो जबरदस्ती खुद ही जो है ना वो 35 क्रॉस हुआ और आपने जो है ना इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह फ्लैक्स सीड्स जो है, अलसी के बीज, उनका बहुत ज्यादा है कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, आप खातून है, 35 साल के बाद प्री मेनोपॉज में आप जाने लग गई हैं, अब आप अलसी के बीज खाना शुरू कर दें, तो आप बताएं खुद से दवाइयां लेना कितनी नुकसानदेह है? देखिए, बिल्कुल बेहतरीन सवाल है आपका। और मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि सर आपकी मेडिसिन चल रही है, क्या हम उसके बाद चिया सीड्स इस्तेमाल कर लें, क्या सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल कर लें? हर मरीज का तबीयत के हिसाब से जो ब्लड होता है वो अलग होता है, और उसका मिजाज के मुताबिक जो डायग्नोज करते हैं। आप लोग भी रिपोर्ट देखने के बाद, डॉक्टरी फील्ड में जब देखते हैं आप एलोपैथिक में, और रिपोर्ट देखने के बाद बताते हैं कि भाई ये आप परहेज करेंगे और ये नहीं कि हिकमत में ही परहेज है, एलोपैथिक में भी किसी चीज़ों का किसी चीज़ों का परहेज है। एलोपैथिक वाले डॉक्टर जो होते हैं वो आपको किसी भी चीज़ के लिए गलत डायग्नोज नहीं करेंगे, वो आपको सही डायग्नोज करेंगे, परहेज भी बताएंगे। और कुछ टाइम इलाज, सारी जिंदगी मेडिसिन नहीं खानी, ये इलाज है। कुछ टाइम इलाज हो, कुछ टाइम परहेज हो, सारी जिंदगी आप अपनी जिंदगी को सुकून के साथ वो गवार सकें। और कोशिश करें जो भी अद्वियात खाते हैं वो अगर हकीम, डॉक्टर या होम्योपैथिक कोई डॉक्टर है उसके मुताबिक आप नहीं खाते हैं, अपने ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपको उसका नुकसान होगा। चिया सीड, या बात करते हैं सूरजमुखी पे, तो अगर चिया सीड खाते हैं तो उसकी तासीर को देखेंगे ना क्या क्या। बिल्कुल, उसकी तासीर ये है कि ठंडी होती है, और आप उसको वेट कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जबकि आपका वेट 2 वजूहात से बढ़ता है। मेन बड़ी वजूहात, एक बहुत खाना खाने की वजह से बढ़ता है जी। और एक खाना खाना बिल्कुल ना खा पेट ज्यादातर खाली रहे तब भी वेट बढ़ता है। अच्छा, उसकी वजह, ये तो आपने सुना होगा, खाना खाने से हर बंदा बताता है कि भाई वेट बढ़ेगा, खाना हाई ना, कैलोरीज लोगे तो वजन बढ़ेगा। और ना खाने की वजह से क्यों बढ़ता है? ना खाने की वजह से आपके जिगर को, आपके मैदे को वो बैक्टीरिया, वो ताकत चाहिए, स्टेमिना चाहिए जो वो ब्लड को, खून को रिफाइन कर सके और जिस्म के अंदर स्वेलिंग नहीं बढ़े। अब वो जब ना खाते हैं, पूरे दिन 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लोग भूखे रहते हैं, चाय पी ली, फिर टाइम निकाला चाय पी ली। लेडीज़ों में भी ये होता है कि पूरे दिन खाना नहीं खाया, रात में एक टाइम थोड़े से चावल खा लिए, हाँ, बॉइल्स करें, तो उसमें वो आपको सूजन और स्वेलिंग अंदरूनी पैदा होने लग जाती है, जिससे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और आपको स्वेलिंग और सूजन महसूस होने लगती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि डॉक्टर की, हकीम की, अगर आपको इतना ही शौक है कि कोई भी आप किस्म की मेडिसिन, तो इसकी किताबें मिलती हैं हिकमत की, एलोपैथी की, इलाजुल अमराज तो के वो नाम खुद से पढ़ने से समझ आ जाता है कि हमें क्या वो आप करना है? पढ़ें, लेकिन उसमें मुश्किल ऐसे अल्फाज होते हैं, तशकील, वतह, तहरीर, मौरिक। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, मेरी खुद की मदर हकीम है, तो माशाअल्लाह। उनकी जो किताबें और उनकी जो उर्दू है इतनी मुश्किल होती है, हम नहीं समझ सकते उसको। यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप उसको समझ सकते हैं, आसान उर्दू में ले आए, समझ सकते हैं तो करें, नहीं तो अच्छे तबीब, मौलिक, डॉक्टर जो भी आपके कंसल्ट कर रहे हैं उनसे आप पूछें, ताकि वो आपको जब डायग्नोज करें उसके बाद इस्तेमाल करें। अलबत्ता अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। जी। तो अब आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जोड़ों की जो तकलीफ है, सही है, लेडीज पे हमने बात शुरू करी है और लेडीज का सबसे बड़ा मसला है जोड़ों की तकलीफ, ठीक है। तो ये जो जोड़ों की तकलीफ है उसका हिकमत में क्या इलाज है? लेकिन जोड़ों में दर्द, घुटनों में गैप, हड्डियों में तकलीफ, घुटने चेंज कराना, या एक पैर में तकलीफ ज्यादा रहना, या पैरों में सूजन आ जाना, ये कमर के मोरों के अंदर रगों में दबाव, ये तमाम मसाइल और सिम्टम्स जो आते हैं ये आपके घुटनों के अंदर, ये सबसे पहली चीज ये समझ लें कि घुटनों का दर्द जो है वो बीमारी नहीं है। अच्छा, हमारे तो लोग ये कहते हैं हम तो बीमार हैं। बस आज से ये 50 साल पहले कहाँ था घुटनों का दर्द? हाँ, 100 साल पहले ये कहाँ थे? चलते कितना थे लोग पहले? चलते कितना थे, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। अब सबसे पहली चीज तो हमारे जो चलना फिरना था बिल्कुल बंद हो चुका है, और एसी को हमने बहुत आम कर दिया है। विटामिन डी दुनिया और रिसर्च के बाद बताते हैं धूप से ज्यादा किसी चीज में नहीं है। लेकिन धूप भी इतनी पॉल्यूटेड, इतना सुबह वाली हो, जी, सुबह वाली, मॉर्निंग वाली। लेकिन आपको लग रहा है अभी हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं नहीं कर सकेंगे ना, हाँ, सब ये कि हर बंदे के बहुत सारे फ्लैट सिस्टम है, हाँ, लोग जो हैं वो बेचारे, लेकिन और फिर भी धूप पड़ने के बीच में जो इतना पॉल्यूशन और मिट्टी है, तो वो कितने हमारी बॉडी पे लग रही है धूप। देखिए बात सुने, एक बात मेरी याद रखिएगा कि ढूंढने से तो, जी बिल्कुल, खुदा तो फिर आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी ऐसी। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सही। अगर अपनी तबीयत और सेहत के मामले में अगर आपको 5 मिनट किसी पार्क में, कहीं भी जगह में, कोई छत पे कहीं जाना पड़ेगा, अगर सुबह 10 मिनट की आप धूप ले लेते हैं, और एक्स्ट्रा वर्जन जब जापान में, चाइना में आप जब देखेंगे कि विटामिन डी को वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये आप पढ़ें, जापान के अंदर रिसर्च करें, वो पूरी बॉडी को अपने जैतून का ऑयल लगा रहे हैं, ठीक है। जैतून का ऑयल लगाने के बाद वो 1 कप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और धूप में बैठ जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में जो आती है वो लगाते हैं, उससे विटामिन डी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ एसी की हवा तो बहुत ले रहे हैं, लेकिन धूप का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। तो इसी वजह से जब सिम्टम्स आपके जिस्म के असाब कमजोर हो जाए, सोने की टाइमिंग 4 बजे सो रहे हैं, 12, 1 बजे, 2 बजे उठ रहे हैं, क्या आपका खाना होगा, क्या आपका डाइट प्लान होगा, क्या आपकी वर्किंग होगी, पूरे दिन फिर खाली पेट चलना, उसके अलावा ये सारे मसाइल आपके जिस्म को कमजोर करते हैं, और यही आपको सिम्टम्स बताते हैं। कभी पैरों में दर्द, जब जिस्म में खिंचाव, कभी पट्टों में खिंचाव, कभी घुटनों में तकलीफ, और ज्यादातर ये लेडीज का काम बैठने का होता है। जी बिल्कुल, तो ज्यादातर ये लेडीज को घुटनों के अंदर, किसी को कहेंगे कि नी रिप्लेसमेंट हो, जोड़ों बिल्कुल, बड़ा कॉमन हो गया अब तो। आप जिससे पूछे, मेरे जितने मरीज हैं दांतों के आते हैं वो ये बताते हैं हमें डॉक्टर ने ये मशवरा दिया है कि वो घुटनों में इंजेक्शन लगेगा क्योंकि गूदा कम हो गया है, घुटनों के अंदर रगड़ बहुत ज्यादा लग रही है, कोई कहता है यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है हमारा, अब यूरिक एसिड के लिए क्या करें। तो छोटी छोटी चीजों के लिए लोग ऑपरेशन बता देते हैं कि भाई इस चीज का ऑपरेशन, लोग डरते हैं ऑपरेशन परेशान हो गए ना लोग बेचारे। एक तो वसाइल नहीं, एक दूसरी बात ये है कि बताएं हड्डियों का ऑपरेशन करना आसान काम है कोई? 25 से 30 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, 6 महीने बाद उनका नंबर आता है, और उसके बावजूद भी, और 1 साल का बेड रेस्ट है, 1 साल का बेड रेस्ट है। एक मेरे पास अभी जिंदा मिसाल कोरंगी 5 नंबर पे क्लिनिक पे अंकल ने डलवाया है। आप यकीन करें कि अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ कि उनके जो घुटनों में थोड़ा बहुत गैप होता है, थोड़ा सा इतना होता है, उनके घुटने बिल्कुल इतना खुल गए।
बोले ऑपरेट कराने के बाद, चेंज कराने के बाद सेम पोजीशन वही है, वही है। और हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे मेरे मरीजों ने भी ये बात बताई है कि कोई फायदा नहीं होता। ये कोई कॉमन साइंस की बात है कि आपके जिस्म से अगर ब्लड टेस्ट करने के लिए एक सिरिंज भी निकाल ली जाती है ना ब्लड की, तो आपको पता लगता है ब्लड मेरा निकला है। ये कोई घुटनों के अंदर से पानी निकाल लेना, तो भाई पानी की तो कमी आ रही है। हाँ, सही बात है। वो जो कार्टिलेज जिसे कहते हैं, जोड़ों में दर्द, घुटनों में गैप, हड्डियों में तकलीफ, और कैल्शियम, आयरन, विटामिन जिसे कार्टिलेज कहते हैं वो कम हो जाता है। उसी वजह से घुटनों में चलने फिरने में आवाज़ आने लग जाती है, तकलीफ होने लग जाती है। किसी वक्त एक पैर में ज़्यादा हो जाती है, किसी वक्त दूसरे में ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजूहत से ये सारे सिम्टम्स, तो ये आप कमजोरी को रिकवर करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और मेरा इस पर दावा है बड़ा कि पहले दिन से इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आने लगेगी। आप बनाएं अपने घर में, रेसिपी को बनाएं, सही रेसिपी होगी, मुस्तनद तबीबों के हिसाब से इंशाल्लाह फायदा होगा। जी बिल्कुल। अब बताइएगा कि यूरिक एसिड जो है उसके लिए आपको गोलियां खानी पड़ती हैं, दवाई एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ती है यूरिक एसिड को कम करने के लिए। इसकी वजह से गाउट होने का खतरा होता है, आपकी हड्डियों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने लग जाते हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है, पैर रखने परेशानी होती है, और फिर होते तो सूजन में वो तब्दील हो जाती है। तो आप बताएं उसके लिए कोई ऐसी दवाई है कि अगर वो हम लेते रहें, यूरिक एसिड का पेशेंट वो दवा लेता रहे, तो उसका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल रहेगा? डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, इसके लिए डॉक्टर है या आपके कोई भी तबीब है। लेकिन इस पर आपने बताई हुई कोई भी नुक्सेजात हम कुछ तो कह सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसके लिए कि आपके मिजाज को, तबीयत को समझना होगा, उसके बाद उस पर लिखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आम और कॉमन सी एक चीज़ है जिसको अश्वगंधा कहा जाता है। जी बिल्कुल। आजकल तो इतना हो गया, अश्वगंधा लें, अश्वगंधा लें, इसके लिए लें, उसके लिए लें। अश्वगंधा को पीस लें अच्छी तरीके से, 25 ग्राम अश्वगंधा, और वो पीपली, मेरे ख्याल पिलपिल दराज कहते हैं उसको, लेकिन आप लोगों के ज़माने में पीपली कहते हैं। 10 ग्राम पीपल ले लें और 25 ग्राम अश्वगंधा ले लें। दोनों को अच्छी तरीके से पीस के इनको कंबाइन कर लें। रात को सोते वक्त खाने से पहले नीम गर्म पानी से आधे चम्मच लें। इससे आपके मैदे में फर्क पड़ेगा, यूरिक एसिड में फर्क पड़ेगा, और हाजमे में भी इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो है ना, जैसे अब कमर में जो है वो आ गया है गैप, ठीक है, बैकबोन में बहुत ज्यादा पेन है और कमर में गैप आ गया है, L4 और L5 के बीच में बहुत ज्यादा तकलीफ है और अब वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या किया जाएगा? देखिए, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो L4 L5 कमर के जो मोरे, S1 की जो रग होती है जिसे कहा जाता है शैटिका अर्कुनिसा, जिसे कहते हैं कि आज बड़ा ही खतरनाक दर्द है ये ना इंसान को बैठने देता है। आप यकीन करें कि नाजोबाद वाले क्लिनिक पे एक पेशेंट मेरे पास आए, बेचारे के दोनों बच्चे साथ पूरा पसीने में हो रहे, और वो हाल हो रहा कि बस उनके बस नहीं चल रहा था, उनको एक सेकंड का सुकून नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसे ही उसमें दर्द मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बड़ा खतरनाक। ना बैठा जाता है, ना उठा जाता है, ना चला जाता है, ना गाड़ी बाइक पे किक मारी जाती है, ना नमाज पढ़ जाती है, ना उठने बैठने में, मतलब शदीद है घुटनों का। फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स महसूस होते हैं, आप मेडिसिन खाते हैं, कवर कर लेते हैं। लेकिन जब ये दर्द उठता है ना, वो एक अजीब सी ना जलन आपके पैरों में ना, एक अजीब सी जलन और खौलन सी रहती है। जलन और खौलन के अलावा सुन हो जाती है पूरा साइड। हाँ। और तकलीफ इस कदर होती है कि आपको लगता है कि मुझे किसी ने टांग, आपका होता है टांग काट दी है। तो उसके लिए आपको वो होता है कि जो वेरिकोस, जो आपकी ब्लड की फ्लो होता है, सर्कुलेशन, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। इसके भी सिम्टम्स होते हैं 1, 2 और 3। पहले सिम्टम्स में महसूस होगा कि थोड़ा बहुत सुनपना आ रहा है, कभी बैठ गए तो उस वक्त यार पैर सुन हो गया। दूसरा सिम्टम्स ये है कि किसी वक्त दर्द इसमें आ रहा है और किसी वक्त दर्द ऊपर चले जाता है, कमर की तरफ आ जाता है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यू दर्द रहना। हाँ। ये लास्ट है, 1, 2 और 3, तीनों स्टेप मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आपको जगह देखा जाएगा, ये आपके सर्वाइकल जो होते हैं C5, C6 और C7, जो गर्दन कमर के जो सर्वाइकल मोरे होते हैं, इससे इसका बड़ा ताल्लुक होता है और पूरे पैर को मुतासर करती है। इसके लिए अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रेसिपी बताता हूँ, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। इसको दिखा दें, ज्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, दिखा भी दें, बेहतर हो जाए। नहीं तो आप कोशिश करके होम्योपैथिक एक दवा है वो इस्तेमाल करें, HR के नंबर 31 नंबर है वो इस्तेमाल करें, HR के नंबर 20 नंबर है वो इस्तेमाल करें, और कोशिश करें इसको सफ़ेद मूसली इंडियन और कमरकस गोंद, ये दोनों चीज़ों को मिला के पाउडर बना लें। कमरकस, ये 2 चीज़ों को मिला के आप पाउडर बना लें, तीनों टाइम आधा आधा चम्मच लें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इससे वक्ती फ़ायदा होगा, दर्द में कमी आएगी, वीकनेस रिकवर होगी, थकावट में बेहतरी आएगी। लेकिन इसको आप चाहते हैं मुकम्मल एक इलाज, तो आज ही इंशाल्लाह ताला रब्ता करिएगा, अल्लाह ने चाहता बेहतर होगा। अच्छा वकील साहब, बताइएगा कि सर्दी, नमी और जो मौसमी तब्दीलियाँ होती हैं, उसमें हम कैसे अपनी डाइट को चेंज करें कि हम हेल्दी रहें
और दूसरी बात ये है कि बीमारियों से भी बचें, और जो है ना उसमें मतलब हमें ऐसा क्या लेना चाहिए है, कोई दवाई ऐसी लेनी चाहिए है। सर्दी, आपको पता है सर्दियां जब आती है नज़ला जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नज़ला जुकाम के साथ हड्डियों की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, आपसे ना सुबह उठा जाता है ना रात सोया जाता है, हर वक्त आपकी हड्डियों में थकावट सी महसूस होती रहती है। तो इस मौसम के अंदर क्या किया जाए? इसके लिए आपको देखिए, सर्दी है तो खुश्क की मौसम होता है, खुश्क हो जाता है मिजाज भी, तो उसमें आपको कोशिश करें कि सर्दी के अंदर ऐसी अद्वियात और ऐसा कोई मिल्क शेक बना के पिए, क्योंकि आपको जितना हम बताएं कि आप 7 दाने नाश्ते से पहले बादाम खाएं, एक ना एक दिन आप भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। नहीं। तो इसके लिए बड़ा शॉर्ट फॉर्म आपको बताएंगे। ये दौर जो है ना वो 100 साल ये 200 साल वाले लोगों का नहीं है, ये 50 से 60 साल वाली ऑडियंस का दौर। जल्दी है सब, बहुत जल्दी करना है सबको, जल्दी बिल्कुल शॉर्ट है। तो उसमें छोटे छोटे नुस्खे बताना है लोगों के लिए। इंसान वही है जो आसानी पैदा करे, बिल्कुल मुश्किल नुस्खे बताना। अब ये बनाएं, उसको पीसे, ये करें, क्योंकि उसके पास टाइम है इतना। इसके बाद नहीं है, वो बोलेगा भाई आप ही भेज दो, फिर बेचारे लोग ऑनलाइन मंगाते हैं वो गलत आ जाती है। बस वो जाके आपने यूं खोला कोई भी सोशल मीडिया पेज अपना, और उसमें जो आ रहा होता है वो ऑर्डर करते हैं। आजकल तो कुछ और भी चेंज हो गया ना, जो आप जो सोचते हैं वो मोबाइल में आ जाता है। हाँ वही मोबाइल में आ जाता है। मेरी अम्मी कहती है कि देखो मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ हमेशा अल्लाह की मतलब दुआएं आती हैं और ये आता है। हाँ क्योंकि मैं अच्छी इंसान हूँ, तो मैं अम्मी को बताती हूँ ये AI का सिस्टम है। AI के जरिए जो भी आप सोचते हैं, जो आपके जहन में होता है, जो माइंड में होता है, वही चीजें आती हैं। अब होता ये है कि अभी मेरे पास कल एक बंदा आया कि बोला हकीम साहब मैं आपके पास आया हूँ, पिछले हफ्ते आया था, दवाई लिए, वो मेरे एक डब्बी लेके आया, बोला ये मैंने आपके मुझे किसी ने कहीं भेज दिया था, मैं फलानी जगह पे चला गया और मैं दिल से उसको बदवाएं दे रहा हूँ, मैंने दवाइयाँ खाई है, आपके नाम पे मुझे दवाई भेज दी है, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो मैं लोगों को, ये भी हो रहा है, स्कैम भी हो रहा है आपके नाम से। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो व्यूज हैं वही तकरीबन 80-90 मिलियन है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ों से नवाजा है, हिकमत से भी। लोग बेचारे मासूम हैं, परेशान हैं। अब हम बात करते हैं, आपने जो डाइट प्लान का बताया था, 1 गिलास आप नीम गर्म दूध लें सर्दियों के अंदर, 1 चम्मच उसके अंदर काले तेल का डालें, ऑयल, हाँ काले तेल का डालें, 3 खजूरें उसके अंदर डालें और 1 इंजीर। ये तो हो गई आपकी, वजन नहीं बढ़ जाएगा। आप रोजाना पिए इसको, आधा दूध बनाएं और आधा पानी मिलाएं। अगर दूध के अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, आधा कप दूध और आधा गिलास पानी, तो वो पतला हो जाएगा। लेकिन इसको आप वजन जब बढ़ेगा जब आप रात को इसको पी के सो जाएंगे। हाँ हम पी के सो जाते हैं। आप सुबह नाश्ता करें, आप नाश्ता ना करें, आप सुबह इसको एक आपका रोजाना आपका जहन होना चाहिए। मैंने क्यों कहा कि आपको 7 दाने बादाम के बताएंगे आप भूल जाएंगे, आपको 7 दाने कलौंजी के बताएंगे आप भूल जाएंगे, आपको 7 दाने अखरोट के बताएंगे आप भूल जाएंगे। आपको सुबह आपको नाश्ते के अंदर आप ये अपना डाइट प्लान कर लें, सुबह नहार मुंह उठें, ब्रश करा, फ्रेश हुए, जाते हुए एक ऑफिस जाते हुए 1 गिलास पी लें, लेडीज है तो सुबह उठ के अपना नाश्ता, 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी पी लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी अलामात हम अपने आप में देखें, हमारी बॉडी में हम ऐसी क्या अलामात देखें कि हमें फौरन उस वक्त जो है ना किसी हकीम के पास चले जाना चाहिए? तो देखिए हकीम के पास पेशेंट आज के टाइम पे जब आता है जब वो डॉक्टरों से बेचारा जो है ना वो सब इलाज नहीं हुए होते, तो वो कहता है कि अब मुझे हकीम की तरफ चले जाना चाहिए। एक तो माइंडसेट ये है लोगों का, दूसरा ये कि वो खानदानी उनके घर के तौर तरीके ऐसे हैं कि वो जो है वो हिकमत पे ज्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत के मेडिकल डॉक्टर के। तो वो उनका ये होता है कि कोई भी बीमारी हो रही है वो सबसे पहले वो किसी हकीम के पास जाएंगे। जैसे मैं अपने आपको बताऊं, मेरी जो मदर है, आपको पता है मैंने बताया हकीम, तो हमने बचपन से आज तक जो है वो हमें कभी ये नहीं होगा, हम छोटे थे तो एंटीबायोटिक, नजला जुकाम में एंटीबायोटिक दे दी, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर में दर्द है तो हमारे में सर में दर्द कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और बुखार वगैरह में भी हमने हमेशा होम रेमेडीज और जो दवाइयां होती हैं, यही जो आप बता रहे हैं जड़ी बूटियां, उनसे हमारा इलाज होता रहा। कि कुछ हुआ हमें जड़ी बूटी, 2 महीने की छुट्टियां आई और अम्मी ने इतनी सारी जड़ी बूटियां मंगा ली हैं। अब अम्मी हमें जो है ना वो हर साल के हिसाब से कि तुम 6 साल की हो गई अब तुम्हें ये खाना है, अब 7 साल के तुम हो गए अब ये खाना है, तो हमने ये खाया और हम बीमार इतना नहीं होते। तो आजकल के बच्चे अब देखें ना आए दिन बीमार है। आप जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, लाइनें लगी हैं बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक कवरेज दे रहे हैं। तो मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा इस चीज के बड़े खिलाफ रहती हूँ कि बच्चों को नेचुरल चीजों की तरफ लेके आए, एंटीबायोटिक उनकी इम्यूनिटी को खराब करे। बिल्कुल। तो हम क्या ऐसा करें कि हमें पता हो कि अब हमें एक हकीम की जरूरत है, अब हमें वहां जाके इलाज कराना चाहिए? डॉक्टर साहब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप माशाल्लाह, जब मेरी और आपकी मुलाकात हुई तो मैंने आपको बताया माशाल्लाह आप फिट हैं, कोई आपको ऐसा इशूज़ नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये आ रही है कि बच्चे बीमार क्यों होते हैं, उसकी वजूहत आप जब डॉक्टर पर जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो हर डॉक्टर बताएगा सफाई का ख्याल करें। बस वही है ना, सफाई नफ्स ईमान है। एक बात, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बंदा जो है वो एक फीडर बच्चे की बना रहे हैं तो उसमें अगर स्मेल आ रही है उसी के अंदर दूध डाल के, ऐसा कोई भी नहीं करता।
हर बंदा जितना हो सकता है अपनी तरीके से कोशिश करता है कि सफाई का ख्याल करे। बच्चे फिर भी बीमार हो रहे हैं, क्यों बीमार हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बच्चों पे, छोटों पे, बड़ों पे जो भी लोग बीमार होने की बुनियादी वजह है, उन्होंने नेशनल तरीका आयुर्वेदिक को और हर्बल को, तिब्बी मुआयने को छोड़ दिया है। हालांकि जब आज से 200 साल पहले चले जाएं आप तो कुछ भी नहीं था। 1000 साल पहले चले जाएं तो हर्बल हिकमत थी उस टाइम पे। तो अब तो बहुत जिद्दत हो गई है, हम लोग दवाइयाँ चेक कर लेते हैं, लेबॉर्ट्रियाँ होती हैं, चेक करके पता लग जाता है। उस टाइम पे तो डायरेक्ट जड़ी बूटी पत्ता तोड़ा, इसको रगड़ा, 1 चम्मच इसमें रस निकालो, पिला दो। बिल्कुल सही बात है। वो था इलाज, वो ईमान था, वो तकवा था, वो लोगों की तवक्कल थी। आजकल आज 1 हफ्ते के अंदर मरीज आता है दुनिया जहान से दवाइयाँ खा के, आने के बाद वो कहता है कि हकीम साहब मेरी ये सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं, अब मैं आपके पास आ गया हूँ और मुझे दवाई लेने से पहले वो पूछता है कि इलाज कब तक चलेगा। टाइम भी शॉर्ट है, सारी जगह से मायूस भी हो गए। फिर हमें उनको मेडिसिन इस तरीके से तजवीज़ करनी होती है कि उनको थोड़ा सा रिकवरी आए, फ़र्क आए 1 हफ्ते में। लेकिन मर्द इतना जब बढ़ जाता है, हमारे अपन लोगों के हिसाब से जो पाकिस्तानी लोग हैं, आप जब जापान में, बाहर मुल्क में देखेंगे, भारत में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हेल्थ को बड़ा थोड़ी सी भी तकलीफ हुई वो पूरी बॉडी का स्कैन चेक करवाते हैं कि ये इश्यूज क्यों आया। लेकिन हमारे यहाँ पर ये है कि जब तक बीमारी बिल्कुल टॉप पे ना आ जाए और डॉक्टर जवाब ना दे दें, तब तक हकीम के पास नहीं जाना है, ये उन्होंने कसम खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका आने का। जी नाज़रीन, अब चलते हैं इख्तिताम की जानिब। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।